अब नदियों पर संकट है, सारे गांव इकट्ठा हों। अब नदियों पर संकट है, सारे गांव इकट्ठा हों। अब सदियों पर संकट है, सारे गांव इकट्ठा हों। अब सदियों पर संकट है, सारे गांव इकट्ठा हों। नदी को बहता पानी दो, हर कबीर को वाणी दो। नदी को बहता पानी दो, हर कबीर को वाणी दो। सिसकी वाली रातों को सूरज भरी कहानी। आपातकाल के आंदोलन में हम रहे। उत्तराखंड आंदोलन में तो आपने देखा ही है और आप स्वयं भी उसमें लगे रहे। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आवश्यक है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड आंदोलन का ये सिनेरियो है पूरा, जो पूरा इतिहास है, संभव ही नहीं था। जब रामपुर तिराहा कांड हुआ, इस जैसा जघन्य कांड जिसमें औरतों के साथ अपमानजनक हरकतें की गई, निहत्तों पर गोली चला दी गई है, उस समय एक लेखक अगर घर में बैठा रहे, मैं समझता हूँ कि वो उससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं हो सकती। उत्तराखंड आंदोलन की जो अवधारणा है, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए क्यों, ये हम भाषण में भी कह सकते हैं, हम लेखों में भी कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आप ये इतना इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि इसका उदाहरण जो है वो नैनीताल है। वो क्यों था उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये बातें जो हैं वो आमतौर पर आई नहीं है कि किस किस जगह पे किसी संस्था ने ये काम किया है। तो जो आंदोलन में लोग जन कवि थे, उनको इकट्ठा करके कवि सम्मेलन उन्होंने किया था, बहुत अच्छा। हाँ, क्या हुआ कि रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आई और हम लोगों को तो जाना ही है। हम लोग तो अगर ये बस छोड़ देंगे तो फिर नमस्कार। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसका सांस्कृतिक पहलू बहुत अहम है। उस सांस्कृतिक पहलू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल शर्मा जी। आप के बारे में मेरे ख्याल से उत्तराखंड वासियों से तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अपना जीवन परिचय थोड़ा बचपन से, कि आपका बचपन कैसे और कहाँ गुजरा, से शुरू करेंगे तो दर्शकों को आपके बारे में जानकारी लेने के लिए आसान। मेरे पिताजी स्वाधीनता सेनानी थे और राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि थे, श्री राम शर्मा प्रेम। और उनकी कई पुस्तकें जो हैं वो अलग अलग जगह लगी हैं। 2 कविताएं उनकी गढ़वाल विश्वविद्यालय के कोर्स में भी लगी रहीं। तो घर में बचपन ऐसा बीता कि जितने लोग बड़े कवि जिनको आज की पीढ़ी किताबों में पढ़ती है, उनको हमने साथ बैठ के सुना। पारिवारिक लोगों की तरह रहे। तो उसमें बाबा नागार्जुन हो सकते हैं, त्रिलोचन शास्त्री हो सकते हैं, सोहललाल द्विवेदी, ये सब लोग घर में आते रहे और पारिवारिक। तो वहाँ से एक पृष्ठभूमि बनी। और ये देहरादून में, ये सुभाष रोड में हम लोग रहते थे। जी। तो वहीं पर ये लोग आते थे और इसके अलावा और लोग भी। हाँ। और बहुत सादगी का वातावरण था उस समय। और मुझे लगता है वहाँ से कुछ साहित्य का एक परिदृश्य पैदा हुआ होगा। और मेरी 5 बहनें थीं, सब मुझसे बड़ी। माता जी भी लोकगीत बहुत अच्छे गाती थीं। तो घर में एक ऐसा वातावरण था कि एक सांस्कृतिक उत्सव जैसा रोज़ रहता था। तो इस तरह से शुरुआत हुई। और उसके बाद पढ़ाई शुरू हुई। और मैंने अभी जो मेरी आत्मकथा आई है, उसमें जो मैंने बचपन के बारे में अपना लिखा है, उसमें साथ साथ मैंने ये लिखा है जैसा देखा मैंने बचपन में देहरादून। साथ साथ में उस देहरादून का भी जिक्र है जो देहरादून अब कल्पना नहीं कर सकते लोग। वो देहरादून में हमने बचपन में जिया है। तो वो उसमें है। और उसके बाद आपको पता है आंदोलनों में ही लगे रहे। आपातकाल के आंदोलन में हम रहे। चिपको आंदोलन में कुछ समय ज़रूर दिया। उत्तराखंड आंदोलन में तो आपने देखा ही है और आप स्वयं भी उसमें लगे रहे हैं। उसके बाद एक आंदोलन हुआ, नदी बचाओ आंदोलन, जिसमें हमारी भागीदारी रही।
तो बचपन जो है हमारा साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण एक जिसे कहते हैं बुनियाद बनती चली गई, और मेरे ख्याल से वही अभी तक कहीं ना कहीं अवचेतन में बसी हुई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो सांस्कृतिक दलों की या सांस्कृतिक कर्मियों की और विशेषकर साहित्यकारों की भागीदारी हुई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसका क्या कारण रहा कि हालांकि वो जन आंदोलन था, जनता में, छात्रों के में, युवाओं में, कहीं हर एक से आप भी उस समय युवा थे, और आपके समकक्ष हम गिरीश तिवारी जी की बात करें या हीरा सिंह राणा जी की बात करें या नेगी जी की बात करें, तो हर तरफ से सांस्कृतिक कर्मी आंदोलन में उतरे थे। तो लेकिन आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी हाँ, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आवश्यक है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड आंदोलन का ये सिनेरियो है पूरा, जो पूरा इतिहास है, बिना सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संभव ही नहीं था, यहाँ तक मेरा अनुमान है। जिस समय क्योंकि आपने हर घटना पर अपनी बात कही है, मैंने अक्सर सुना है, जब रामपुर तिराहा कांड हुआ, इस जैसा जघन्य कांड जिसमें औरतों के साथ अपमानजनक हरकतें की गई हैं, निहत्तों पर गोली चला दी गई है, उस समय एक लेखक अगर घर में बैठा रहे तो मैं समझता हूँ कि वो उससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं हो सकती, तो रहा नहीं जाता था। और लेखक होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते भी हम बाहर आए। मैं अपनी बात करूँ, उस सारी चीज़ को दो चीज़ें गवर्न कर रही थी, एक तो नारे और एक भाषण, जनगीत और भाषण कर रहे थे। तो एक रैली में हम जा रहे थे, अच्छा, तो रैली में जाते जाते वो नारे लग रहे थे, तो नारे में एक ताल बन रही थी, तो हमने वो रैली छोड़ दी और हम घर आ गए। अच्छा, हमने घर आके एक गीत लिखा, अच्छा, लड़ के लेंगे, भीड़ के लेंगे, छीन के लेंगे, वो चूल्हे चूल्हे तक गया, लोगों की ज़बान पे रहा। उसको एक बार फिर तर्ज में अगर आप गाएंगे तो मेरे ख्याल से यादें हम लोगों की भी ताज़ा होंगी। लड़ के लेंगे उत्तराखंड, भिड़ के लेंगे उत्तराखंड। जागो रे जागो, जागो रे जागो, वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। जागो ईजा जागो, माझी जागो, वीरों जागो, जागो दीदी जागो, भूली जागो, वीरों जागो। अच्छा, मैं आपको यहीं पे कहूँ, आपके इस गीत में हमारे कुमाऊं में लोगों ने चेंज किया, उन्होंने कहा जैसे आपने कहा जागो ईजा, उन्होंने कहा जागो ईजा, जागो बाजू, बाजू हमारे पिताजी को कहते हैं। तो टेक्निकली जहाँ जहाँ आपके गीत पहुँचे तो वहाँ उस हिसाब से, मतलब आपके ही नहीं, नेगी जी के भी, गिरदा के, तो भाषाई चेंज के साथ वो गीत जनता के बीच में उसी तरीके से लोकप्रिय होते रहे। ये ऐसा रहा, बिल्कुल रहा। और क्योंकि मुझे तो एक और अनुभव शेयर करने का मन आया, नैनीताल का ही है। एक रैली जा रही थी बहुत, ताल के चारों तरफ मशाल, उसमें एक गीत लोग सभी लोग गा रहे थे, तो मैं भी उस लाइन में ही चल रहा था। जी। जब मैं गाने लगा तो एक महिला थी, उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा नहीं, ऐसा है ये गीत। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये गीत, इतना भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि वो हमने लोकगीत होते महसूस किया उस गीत को। और जब हमारा नाम लिया गया मंच पे आने के लिए, तो मैं उनके पास से उठा और वहाँ चला गया। और जब दोबारा उठ के वहाँ आके बैठा, नहीं बाबा तेरा है ये। तो मतलब ये जो आत्मीयता मिलती है, वो सांस्कृतिक लेवल में मिलती है, अगर हम आम आदमी की तरह रहें। तो इस तरह का सिलसिला चला, और देहरादून में एक सांस्कृतिक मोर्चा बना। उसमें लगभग सभी सांस्कृतिक टीमें थीं, नाट्य टीमें थीं, कलाकार थे उसमें, और उसमें फोटोग्राफर्स भी थे, और उन सब की एक टीम बनी। उसका नाम रखा गया उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा। कौन कौन लोग थे उसमें? उसमें जो संयोजक बने वो ठाकुर वीर सिंह जी ठाकुर साहब बने, और उसके अलावा एक लंबी टीम थी जिसमें सभी थे लगभग। तो उसमें एक नाटक तैयार हुआ, नुक्कड़ नाटक तैयार हुआ। एक उसमें वो भी थे मेरे ख्याल से, बोमडन जो
पार्ट टाइम दर्जी का काम भी करते थे, क्या नाम था उनका, नाम मैं बोल रहा हूँ। बहुत लोग थे नुक्कड़ में अक्सर नुक्कड़ नाटक बहुत में। समय तक सक्रिय रहे वो। जी 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 बहुत सारे लोग रहे हैं, और उसमें लिस्ट बनाने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता ये हूँ कि जब इस तरह की बात आई है, इतनी इम्पोर्टेंट बात आई है, जो आपके द्वारा ये मौका मिला है कि हम संदेश दें लोगों को कि क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ पूरे उत्तराखंड में, तो इसलिए उसको हम विचार के तौर पे लेते हैं और विधाओं के तौर पे लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। जी यहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक हुआ उसमें मेरा ये गीत तो होता ही था, मेरे ख्याल हज़ारों जगह हुआ वो नुक्कड़ नाटक, और अवेयरनेस पैदा होती थी कि मोहल्ले में चले आते। फिर यहाँ क्या हुआ कि प्रभात फेरियाँ शुरू हुई। प्रभात फेरियों में 5 बजे टाइम दे दिया जाता था कि सबको इकट्ठा होना है, और पहले गीत तय हो जाते थे कि ये गीत आपको गाना है। तो उसमें स्वाभाविक है गिरदा हमारे साथ ही रहे, तो गिरदा का गीत हो गया, और हमारा गीत वहाँ प्रभात फेरी में गाया जा रहा। ये कहीं था ही नहीं कि ये गिरदा गाया है मेरा है, यहाँ तो ये था कि एक लड़ाई लड़नी है भाई, और लोगों को मोबिलाइज। लोग पूरे जोश से अपने अपनी तरफ से नई नई चीज़ें निकाल के लाते थे। हाँ, नई चीज़ निकाल के लाते थे। ये इतना इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि इसका उदाहरण जो है वो नैनीताल है। नैनीताल में जो ये मैंने गिरदा को बड़ी नज़दीक से देखा है कि वो रात रात भर बिना सोए भी जो है लिख के और सुबह लाते थे कि यार कल रात का ये था। और उन्होंने जो नैनीताल बुलेटिन निकाला, नैनीताल शाहजी ने जो उन्होंने बोलते थे वो, उसमें रोज गिरदा 4 लाइनें लिखते थे। नैनीताल समाचार के शाहजी ने उसमें जो निकाली थी रोज, वो एक अपने आप में बड़ा अद्भुत प्रयोग था। फिर यहाँ से जो प्रभात फेरी का सिलसिला चला, वो सिलसिला बहुत जगह गया। उसकी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कला दर्पण उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में कला दर्पण और या अन्य संस्थाओं ने मिलकर 100 दिन तक प्रभात फेरी करी, चाहे वो बर्फ़ हो चाहे कोई भी हो। और उसमें एक इंटरव्यू में बल्कि नेगी ने कहा भी है कि जब मैं सुबह मतलब सुनता था तो अतुल का एक गीत या आता था कि लड़के लेंगे बिड़के छीन के लेंगे उत्तराखंड, या ज़हूर का एक गीत कोई चला आ रहा है, तो ज़हूर आलम भाई का तो इससे इच्छा हुई कि नहीं इसमें जुड़ा जाए। तो उत्तरकाशी में नुक्कड़ नाटक भी हुए, हर जगह ये गीत था। वो क्यों था उसके बारे में आपको बताऊंगा जी। उसके बाद हम श्रीनगर आते हैं। श्रीनगर में बहुत अच्छा काम हुआ है, और पौड़ी में लोकतांत्रिक अभियान ने बहुत अच्छा पोस्टर प्रदर्शनियाँ वगैरह लगाई हैं और चीज़ें की हैं। इधर जब हम रुद्रप्रयाग जाते हैं या कर्णप्रयाग जाते हैं, वहाँ पर एक आक्रोश संस्था थी, क्योंकि हम लोग पूरे पहाड़ में ही गांव-गांव में घूमे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें पता है कहाँ कहाँ के लोगों ने किया, सभी जगह किया। देखो उसके बाद हम इधर से आते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में बहुत तीखे अंदाज, सांस्कृतिक नगरी ही है अल्मोड़ा, सांस्कृतिक नगरी थी, और उसमें कई साथी थे जो संघर्ष से जुड़े हुए साथी। बिल्कुल। उसके बाद हम बहुत, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि इस समय का भी एक आपके पास शेड्यूल होगा। नहीं, आप आराम से पूरा बताइए विस्तार से। उसके बाद दर्शक ऐसा ना, इसमें हमारे पास जो दर्शक हैं वो दर्शक हैं जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन को गंभीरता से जानना चाहते हैं। जी, वो आपकी बात से भी लग रहा है, आपके कमिटमेंट से भी लग रहा है। और ये बातें जो हैं वो आमतौर पर आई नहीं है कि किस किस जगह पे किसी संस्था ने ये काम किया है जी। भवाली के पास बिनेर एक जो है एक संस्था बनी थी, उन्होंने नुक्कड़ नाटक भी किए, उन्होंने प्रभात फेरियाँ भी की, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन था इसमें। बिल्कुल। और इसके बाद हम नैनीताल आते हैं। नैनीताल में ज़हूर भाई का जो प्रभात फेरियाँ थी, उन्होंने कैसेट भी निकाला था उस समय, कदम मिला के चल। और ये सब बातें नई पीढ़ी को जाननी ज़रूरी हैं, पूरे सांस्कृतिक पहलुओं को। इसलिए मैं आपके इस बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। बिल्कुल। और उसके बाद युग मंच ने वहाँ काम किया, नैनीताल समाचार तो वहाँ था ही। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जैसे मैं अपने गीत की बात करूं, गीत बहुत लोगों का है,
ज़ोरदा का गीत आया, ये सन्नाटा तोड़ के आ। हाँ, बल्ली भाई का गीत आया, ले मशाले ले बसाले चल पड़े हैं। चल पड़े हैं। और इसी के साथ हमारे गिरजा का आया, तो नीला आओ देख, उन्हें बहुत तो ये 2-4 गीत थे। और कुछ समय बाद फिर नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत आए, जो कि कैसेट में ज़्यादा रहे। और उत्तराखंड आंदोलन में या और गीत थे, ये सब आए। और इसके अलावा भी बहुत आए। हाँ, तो ये जो गीत में लड़के लेंगे बेड़ के लेंगे जो गीत था, वो इसलिए भी एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इसमें उत्तराखंड आंदोलन की थीम थी। उत्तराखंड आंदोलन की जो अवधारणा है, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए क्यों, ये हम भाषण में भी कह सकते हैं, हम लेखों में भी कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आप गीतों में कहते हैं, जब उसे कोई गीतकार कहता है या सामूहिक चेतना एक साथ कहती है तो उसका एक अलग असर पड़ता है। अच्छा, उसकी जो शुरुआत है आपके गीत की, जागो जागो रे जागो जागो रे, वो जागो वाला जो टोन है ना, वो टोन ही आंदोलन को जोड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। और जो गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनके ज़बान पर जब चढ़ता है तो इसकी धुन थोड़ी बदल जाती है। बिल्कुल। लेकिन कथ्य वही रहता है क्योंकि वो थीम है। मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ बताता हूँ थीम कैसे है। बिल्कुल। ये मैं अभी आपसे बात करने को मन हुआ, इसलिए मैं इसको करने की इच्छा हो रही है कि इस गीत में 5 प हैं। पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। ये अवधारणा उत्तराखंड आंदोलन की थी और भी चीज़ें थी। बिल्कुल। तो ये पूरा गीत इस पे आधारित है। नौजवान खेत और गांव से बिछड़ रहा, नौकरी की खोज में पहाड़ से उतर रहा, हर सवाल का जवाब दे के लेंगे उत्तराखंड। ये एक बेरोजगारी और पलायन का बात आई। नदी का देखिए, पानी की बात, विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। ये गीत काफ़ी, ये पंक्ति काफ़ी गई है, काफ़ी पॉपुलर भी रही। हाँ, ये जनता समाचार के हेडिंग्स में भी डाली। और एक दिन नई सुबह उगेगी यहाँ देखना, दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना, जीत के रुमाल को हिला के लेंगे उत्तराखंड। अब ये इसमें झंडा नहीं है, रुमाल है। क्योंकि रुमाल वहाँ की सांस्कृतिक एक लोक नृत्यों में रुमाल जो है पहचान है। एक इसमें पंक्ति और थी वैसा, जिसको मैं गा के सुनाता हूँ। मैं मूड बन गया आपकी बात से। बिल्कुल। नई कहानी तिरंगे के साथ बुनी जाएगी, साथ बुनी जाएगी, हंसली और दरातियों की बात सुनी जाएगी, बात सुनी जाएगी, हंसली और दरातियों की बात सुनी जाएगी, हर सवाल का जवाब दे के लेंगे उत्तराखंड, दे के लेंगे उत्तराखंड, लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। अब महिला शक्ति बात इसमें आई। औरतों की मुट्ठियाँ मशाल बन गई संभल, मशाल बन गई संभल, औरतों की मुट्ठियाँ मशाल बन गई संभल, हाथ में ले हाथ आगे बढ़ के लेंगे उत्तराखंड, बढ़ के लेंगे उत्तराखंड। अब इसमें एक जो कल्चरल टच है हमारा, एक संस्कृति है, हमारा इतिहास है, वो आता है कि दीदी भूली तीलू रोतेली की तरह छाएंगी, तीलू की तरह छाएंगी, भूखी प्यासी कोदा और कंडाली खा के आएंगी, कंडाली खा के आएंगी। ये जो फ्लेवर था इस गीत का, ये पूरा उत्तराखंड का एक स्वभाव, एक इसमें क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वो था इसमें। और मुझे लगता है कि इस गीत को केंद्र मान के, क्योंकि ये हर कैसेट में, हर प्रभात फेरी में, हर जगह इसको इस्तेमाल किया गया, नारे की तरह भी इस्तेमाल किया गया। थोड़ा बहुत बदलाव के साथ इसका कई जगह आंदोलन में इस्तेमाल राज्य में, संपूर्ण राज्य में हुआ। इसमें ये भी हुआ कि एक ने कहा था कि, मैंने जब कहा कि नई कहानी तिरंगे के साथ बुनी जाएगी, तो एक ने, बड़ा कोई जोशीला व्यक्ति था, उसने कहा भाई साहब इसको ये नहीं, हम
नई कहानी परचम के साथ लाई जाएगी। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि जब मेरा गीत लोगों में चला गया है तो वो लोकगीत हो गया है, जनगीत हो गया है, तो उसमें ये एक जरिया है हमारा बात कहने का। तो लेकिन मैं इसको तिरंगा रखना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सहज व्यक्ति की तरह से उनसे बात की, मैं तिरंगा रखना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ ये कोई अलग राज्य बन रहा है, देश नहीं बन रहा है। तो नई कहानी तिरंगे के साथ बुनी जाएगी, अलगाववादी आंदोलन नहीं है। वो समझ आ गया उनको, कुछ जोश बहुत था उसमें। तो उसमें समझाने वाले लोग कम थे। गिरधा की आपने बात कही, गिरधा के साथ हमारा एक बहुत ही दूसरे किस्म का रोचक संबंध रहा है। तो एक रोचक संस्मरण ऐसा है कि हम लोगों को उत्तरकाशी बुलाया गया जी। मैं था, जहूर था, बल्ली भाई था और वहाँ पे नेगी जी थे और लोग थे। तो जो आंदोलन में लोग जन कवि थे उनको इकट्ठा करके कवि सम्मेलन उन्होंने किया था, बहुत अच्छा। हाँ, वहाँ पर नौटियाल जी थे और सुरक्षा थे, सुभाष वगैरह ये सब लोग थे, बिजलवान जी थे, इन्होंने किया। तो ये क्या हुआ कि रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आ गई, तेज़ बारिश आई और हम लोगों को तो जाना ही है। हम लोग तो अगर ये बस छोड़ देंगे तो फिर पैदल जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आगे से ट्रक मिल जाएगा, कुछ भी करेंगे, हमें जाना है। देखो हमें उसके बाद हमें पौड़ी भी जाना है। तो मतलब ये एक जज्बा, ये एक आंदोलन साहित्यकार और संस्कृति कर्मी करे, ये एक बड़ा दुर्लभ संयोग था। आमतौर पर लेखक का मतलब होता है कि घर में बैठा है, वो किताबें लिख रहा है। यहाँ पर वो आर्टिस्ट नहीं रहा भाई साहब, वो एक्टिविस्ट हो गया। उसको प्रदर्शन नहीं करना था, उसे परिवर्तन करना था। तो हम लोग चले तो वहाँ लैंडस्लाइड हो गया। तो कहा क्या करें, गिरधा और मैंने कुछ खुसुर करी। हमने कहा यार चलते हैं, पार करते हैं इसको। तो लोगों ने कहा थोड़ी देर के लिए रोकते हैं वो कि पत्थर नहीं आ रहे हैं। हम दोनों चल दिए और चलते चलते दौड़ने लगे क्योंकि आवाज़ थी आई ना, कोई तो पत्थर आ गया है क्या है। दौड़ने लगे तो हम दोनों की चप्पलें वहाँ छूट गई। हमने कहा ऐसी तैसी चप्पलों की यार भागो, बचो, पहले बचो, आगे जाओ, फिर हमें आगे भी जाना है। तो आंदोलन का ये रूप ये कहीं नहीं आया भाई साहब, बिल्कुल ये कमिटमेंट कहीं नहीं आया। इसको नई पीढ़ी को जानना चाहिए और उत्तराखंड सांस्कृतिक लेवल पे एक इतिहास बनना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम हैं या कौन है, एक आंदोलन अद्भुत आंदोलन अपने आप में रहा है। तो जब हम आगे निकल गए थोड़ी दूर तो वहाँ से एक पत्थर आया लुढ़कता हुआ, जहाँ हमारी चप्पलें थी भाई साहब उस पर गिरा वो। आज भी मैं सोचता हूँ तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गिरधा और मैं तो आखिर तक कहते रहे यार उस दिन से बचे, मतलब इस तरह का कुछ रहा। हाँ, ईश्वर ने आपको शायद राज्य की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बचाया हो। वो ये भी रहा हो या जो भी रहा हो। और फिर आगे जाके बहुत तेज़ बारिश आई तो मैं खोखा था, बंद कर रखा था हालांकि उसने। उन्होंने देखा नहीं ये लोग तो ऐसे ही लग रहे हैं, तो अंदर बुला लिया हमें, चाय वाय बिल्कुल बंद कर दी थी उन्होंने। लेकिन जब गिरजा ने कुछ गाना शुरू किया, मैंने कुछ गाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा ओ ये तो यार आंदोलनकारी है। तो भाई साहब हमें खाना खाए बिना नहीं भेजा। ये है आंदोलन, बिल्कुल ये है कमिटमेंट, ये नहीं आया भाई साहब। आपके इस प्रयास से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो संवेदनशील, ऐसी लाखों बातें हैं भाई साहब जो नहीं आ रही। जब आपका फ़ोन आया तो मैंने ये सोचा कि एक बहुत अच्छा थे व्यक्ति इसको काम को कर रहे हैं, तो हमें वो बात भी बतानी चाहिए जो वास्तव में आई नहीं कहीं। बिल्कुल हम लोग उत्तरकाशी पहुँचे, वो सब जो भी कार्यक्रम था वो किया, उसके बाद हम श्रीनगर चले गए। ऐसे हज़ारों इंसिडेंट हैं जो कि उत्तराखंड आंदोलन का दर्पण है। बिल्कुल उस दर्पण को आप लोग सामने लग रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है मुझे लगता है। और उसका मुझे ये भी है कि एक पाठ्यक्रम के रूप में भी आना चाहिए और विजुअल एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी आना चाहिए, जिनसे उन लोगों से बातचीत होकर एक प्रॉपर चीज़ बने। और अलग अलग एपिसोड बन सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक लेवल पे तो एक अलग तैयार हो। बिल्कुल और इसी तरह से हम लोग तो चल रहे हैं। हमें तो लगता है कि हम आज भी शामिल हैं उस लड़ाई में, आंदोलन के मोड में हैं, हमेशा ही रहे।
अच्छा शर्मा जी, मैं आपसे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में एक जनकवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, या बल्कि एक कहिए कि एक लोककर्मी के रूप में आपकी भागीदारी रही। आपने और जहूर भाई का नाम लिया, आपने गिरदा का नाम लिया। अगर इसको वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो आज लोककर्मियों की, मंची कवियों की बाढ़ सी आई हुई है। लेकिन क्या यह संभव है कि किसी जन आंदोलन में फिर वो भागीदारी हो पाए? और गंभीर सवाल कर देते हैं आप। ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो जारी रहनी चाहिए। जब मैंने आपको ये गीत की पंक्तियाँ सुनाई, उसका आशय यही था। 5 प थे जी। पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। समस्या वही है, पांचों। उसमें काम हुआ है, लेकिन जिस लेवल का ये आंदोलन था, जिस कमिटमेंट के साथ एक पूरा बड़ा जन आंदोलन था, विश्व का बड़ा जन आंदोलन भाई। सब चीज़ें जो हो रही हैं वो सरकार या पुलिस के द्वारा हो रही हैं। बिल्कुल। जातियाँ और जनता तो सिर्फ खड़ी है। नहीं, जनता अहिंसक है। वो खड़ी है, सिर्फ सीना तान के खड़ी है जनता। वो अहिंसक आंदोलन आवाज ही उठाता रहा। ना लाठी चलाई, ना पत्थर चलाया, ना गोली चलाई। तो उस आंदोलन की आकार का परिवर्तन होना चाहिए। क्या उस आकार का परिवर्तन हुआ? काम नहीं हुआ है, इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। काम हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन जिस गति से हो रहा है उस गति में थोड़ी तेजी आनी चाहिए। इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक पॉडकास्ट में एक व्यक्ति ने कहा था कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, बजट जारी करने की दृष्टि से, तो राज्य बहुत आगे है, लेकिन उस बजट का कितना उपयोग हुआ है ये अपने आप में एक सवालिया निशान है, और किस तरीके से हुआ है। तो ये आपकी बात मेरे ख्याल से इन्हीं लाइनों में समाहित हो जाती है। जैसे आपने पहले भी एक बात कही इससे पहले कि क्या वो साहित्यकार, वो कवि आ सकते हैं क्या उसमें? तो मुझे लगता है कि 2 तरह के मंच हैं जी। एक तो सड़क है, हाँ, या चौपाल है, या नुक्कड़ है, हाँ, और एक कवि सम्मेलन है। बिल्कुल। तो कहाँ पर हम परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़े हैं, कहाँ हम प्रदर्शन की प्रक्रिया से जुड़े हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मंच है उसका स्तर ऐसा हो गया है कि उसमें चुटकुले ज़्यादा होते हैं, या वो कविता कम होती है, भाषण ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम आज भी जो कहना होता है वही कहते हैं, चाहे मंच पे हो चाहे सड़क पे हो। उसका एक उदाहरण छोटा सा आपको दे दूं अगर, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं उस सवाल से बहुत अच्छी बातें निकल पा रही हैं जी। जैसे कविता का काम है, वो एक कैटलिस्ट का काम होता है। बिल्कुल। किसी कविता से परिवर्तन हो गया ऐसा मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जब आके मिलकर चलती हैं। तो कविता की दुनिया भर में भागीदारी रही है को परिवर्तन करने में, बात करने में। तो इस तरह की भागीदारी हुई नदी बचाओ आंदोलन। उत्तराखंड आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन जो हुआ है वो नदी बचाओ आंदोलन हुआ है। और नदी बचाओ आंदोलन जो है वो मतलब नदी की परिभाषा है क्या आखिर? नदी ज़रूरी क्यों है, या बहती हुई नदी ज़रूरी क्यों है? ये सब सवाल थे, और इन सवालों को लेके एक आंदोलन हुआ, नदी बचाओ अभियान। उस पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार हुआ, और वो उत्तरकाशी में हुआ, मातली में। और वो तैयार होने के बाद 2 गीत हमारे उसमें मैंने लिखे हैं। एक तो था नदी तू बहती रहना, और एक था अब नदियों पर संकट है, सारे गांव इकट्ठा हो। तो ये कौसानी से लेकर मोरी तक गांव-गांव में खेला गया। और अब स्थिति ये होती है कि इस गीत को लोग गाते हैं, और ये उत्तराखंड से ही बाहर निकल गया है। ये रायन सिंह इसको बहुत अच्छी तरह गाते हैं। हाँ हाँ।
जल पुरुष। लेकिन इस आपकी आवाज में शायद हमारे दर्शक आपकी आवाज में सुनना हाँ चाहेंगे बिल्कुल, कि अब नदियों पर संकट हो। बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है, आप कह सकते हैं मेरे। मैं नदी तो बहती रहना, हाँ, दो दो पंक्तियां दोनों के साथ। दोनों की। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है, तेरी प्यास बुझा सकते हैं हम में है वो जोर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। नदी का मतलब परंपरा, परिवर्तन की परंपरा भी है। तू ही मंदिर, तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच प्रयाग, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटी आग, तुझे बेचने आए हैं ऐसे वैसे लोग, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। ये गीत बहुत गाते हैं लोग, बड़ी संख्या में ग्रुप्स गाते हैं, और कई बार तो मेरा गीत मुझे सुनाते हैं। हाँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कि वो अपने गीत को लोकगीत होते हुए देखें। ठीक है, बिल्कुल, ये सौभाग्य मुझे मिला है। बिल्कुल। दूसरे गीत की एक पंक्ति है, अब नदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब सदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब नदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब सदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों। इसको मैं ढबली में गा सकता हूँ आपके लिए। अच्छा। अब नदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब नदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब सदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब सदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों। नदी को बहता पानी दो, हर कबीर को वाणी दो, नदी को बहता पानी दो, हर कबीर को वाणी दो, सिसकी वाली रातों को सूरज भरी कहानी दो, सिसकी वाली रातों को सूरज भरी कहानी दो। अब रोटी पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब रोटी पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब आवाज़ों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, आवाज़ों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों। एक लाइन आप भी गाते तो बहुत चलेगा, कि आप तो शामिल रहे हैं इसमें। बिल्कुल। अब नदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब सदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब नदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों। बहुत बढ़िया। ये गीत जो है वो रोटी की बात भी करता है और आवाज़ की बात भी करता है, नदी के बहाने। बिल्कुल। और नदी को बहता पानी दो में सारी वो परिकल्पनाएं आती हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और जहाँ आप नदी को रोक देते हैं वहाँ आप गंदगी को आमंत्रित करते हैं, और बीच बीच में जो सीवर आ जा रहा है, और इतने दिन से गंगा सफाई अभियान चल रहा है, अभी चल ही रहा है। बिल्कुल। और यमुना का जो हाल है वो कह रहे हैं उसमें कुछ काम हो रहा है। जब कोरोना हुआ तो वो साफ़ हो गई। ये तो कहा ही गया है कि अगर हम नदियों को गंदा करना छोड़ दें तो खुद को स्वयं साफ कर लेंगे। तो नदी को लेके क्योंकि पानी का संकट सबसे ज़्यादा है, और हम पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ में आपके इतनी दूर है पानी आपसे कि जिसका कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाँ, वो अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसका कोई एक छोटा सा उदाहरण है। मेरे पास कुछ युवा लोगों का आया था, एक जताया लड़के लड़कियाँ थे, बच्चे, तो जा रहे थे हम लोग, उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा उत्तराखंड देखने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है, तो महसूस करते हैं, चलिए पैदल चलते हैं एक गांव से दूसरे गांव की तरफ। अब जब हम जाने लगे वहाँ पर तो सांस फूल गया बच्चों का, अब कहाँ है इतनी हिम्मत।
और रास्ते में प्यास लग गई, तो ऊपर से एक महिला आ रही थी भंटा लेके, पानी लेके। हाँ। तो सब खिल गए, मतलब चेहरे सबके। उन्होंने कहा कि अब वो नीचे उतरे, किसी ने मुँह सब क्या, किसी ने पानी पिया और चल दिए, और मैंने नहीं पिया। तो उन्होंने कहा कि सर आप नहीं पी रहे पानी। तो मैंने कहा बेटा ये पानी नहीं है, ये पसीना है। हाँ, इसकी कीमत तुम्हें कैसे पता चलेगी? ये पसीना है, अब इतने यहाँ पर दीजिए, आप 12 किलोमीटर फिर जाएगी और फिर पानी लाएगी। ये है उत्तराखंड, ये है हिमालय। तो उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें ये बात लिखी, और वो गीत की पंक्ति से उन्होंने आर्टिकल लिया था कि नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। ये इस पंक्ति में सारी चीज़ें आ जाती हैं मेरे ख्याल से। जी। अच्छा, अब बात करते हैं देहरादून की। आपने देहरादून पैदाइशी देखा है, तब का देहरादून, फिर 90 के दशक का देहरादून और आज का देहरादून, अब क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। आज अगर हम बताना शुरू करें तो आज की पीढ़ी उसको कहेगी कि ये ऐसा था भी कि नहीं। जी। मैंने वो देहरादून देखा जिसमें घरों के आगे झाड़ियाँ नहीं होती थी, जो घरों के आगे बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, बिना बाउंड्री वॉल के घर होते थे। वहाँ एक थिक हेजेस होती थी, झाड़ियाँ हर घर के सामने, हेजेस। और वो जो है हर घर में आम लीची के फल होते थे, बिल्कुल हर घर में। और मैंने मतलब 14-15 साल तक आम खरीद के नहीं खाए, लीची खरीद के नहीं खाई, इतने बागान थे यहाँ, घर में आ जाते थे। और ये भी कल्पना से बाहर की बात है। और ये शहर जो था नहरों का शहर था। ईस्ट कैनाल रोड, नाम तो ईस्ट कैनाल रोड है लेकिन नहर ढक दी गई है। तो हम इस सिरे से बैठते थे सर्वे चौक से, पानी इतना धकेलता था तो हम धर्मपुर तक पहुँचते थे। ये हमारा खेल था। बच्चों का ये खेल देहरादून में हो सकता है क्या? इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना पानीदार वैली थी, इतनी पानीदार दून घाटी थी कि आपको बच्चों को आश्चर्य होता है। हमारा बचपन ऐसे बीता है कि जो पलटन बाज़ार है, पलटन बाज़ार के बीच से एक नहर जाती थी। इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आज पलटन बाज़ार से इधर से उधर हम पार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कोई ना कोई गाड़ी हमें धकेल देगी या कोई रफ्तार हमें निगल लेगी, हम इधर ही खड़े रहते हैं। हमें वो पूरा देहरादून अगर कभी वहाँ याद आ जाता है तो लगता है कि ये देहरादून तो नहीं था। बचपन में जो आत्मकथा मैंने लिखी है उसमें है कि पलटन बाज़ार के बीच में एक नहर जाती थी, और वहाँ आज भी एक नहरों वाली गली है, आज भी मोहल्ला है। तो रानी करुणावती ने नहरें बनाई थी देहरादून की, जो कि ये वाली नहर चलती थी शहनशाही आश्रम से और वो विसर्जित होती थी दरबार साहब के तालाब में। और हमारे घर के दोनों तरफ नहरें थीं। अच्छा। बहता पानी कितना अच्छा लगता था सिंचाई के लिए। कुएं सारे सूख गए या बंद कर दिए। कुएं थे यहाँ पर, कुओं की बड़ी अच्छी संस्कृति रही है। जल संस्कृति यहाँ बड़ी ज़बरदस्त थी। बावड़ियाँ थीं, अब बावड़ियाँ भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये एक बड़ा साइंटिफिक तरीका होता है पानी के संरक्षण करने का। तो अब रिजर्वायर तो नीचे चला गया क्योंकि मिट्टी तो अब ख़त्म हो रही है, वो सीमेंट आ गया। खेत थे भाई साहब, खेत बासमती के और गन्ने के, और बासमती तो बहुत फेमस था। जब जाते थे हम लोग बद्रीपुर में बचपन बीता है मेरा। ताई जी थी वहाँ पर, सत्येंद्र सिंह जी की श्रीमती जी, उन्होंने मेरा नाम रखा था। अच्छा। हाँ, शालीन का और मेरा नाम रखा था। और वहाँ जब हम जाते थे तो पैदल जाना होता था, तो जो बासमती की महक आती थी भाई। आज जब आप योगीवाला से बद्रीपुर जाते हैं तो खेत दिखते हैं कूड़े के ढेर के अलावा और कोई खुशबू शायद नहीं आती है तेरा। तो ये परिवर्तन हुआ। खेतों में उग रही हैं अब यहाँ इमारतें, दबकर धुंधलाती हैं गांव की इबारतें।
किससे फुर्सत, किसको फुर्सत दे के घावों की ओर, गाँव की ओर चले, गाँव की ओर। ये मेरा चले गीत, गाँव की ये ओर। मेरा गीत है। तो इस गीत में ये बात, जो भी गीत हमारा है उसमें वो समस्या, वो बातें हैं बिल्कुल। जो कि होनी चाहिए, वो गीत के माध्यम से। वो सिर्फ नारेबाजी या सिर्फ साहित्य की दृष्टि से अलग मूल्यांकन उसका हुआ है, लेकिन ये जन से जुड़ने की बात है। हाँ। कहीं ना कहीं परिवर्तन हो, बिल्कुल। तो इस तरह का भी रहा। तो मुझे लगता है कि बहुत पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जी जी ये सन 60 की बात कर रहा हूँ जी। या उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसीलिए 3 हिस्सों में बताया हाँ, कि बिल्कुल। आपका बचपन, 90 का दशक और आज का देहरादून। आप इतने अच्छे सवाल कर रहे हैं कि मैंने जो कभी नहीं कहा था वो सब इसमें आ रहा है। अब आपके पॉडकास्ट में कितना होगा, क्या है वो तो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपने बहुत अच्छी बातें उठा दी हैं कि और कुछ नहीं, दो युवा पीढ़ी के लोग तो सुन ही रहे हैं। जी। तो उसके बाद जो परिवर्तन आया हमारे यहाँ, एक परिवर्तन जो हमने देखा, हमारे यहाँ तांगे हुआ करते थे, जी। छोटी छोटी सड़कें, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते छूटते थे, फुटपाथ की व्यवस्था अलग थी। अब नहीं है। आप पैदल चल नहीं सकते आप। बिल्कुल। तांगे इतने साइंटिफिक थे कि उसमें कोई प्रदूषण नहीं था। ठीक है, उसकी रफ्तार कम थी। अब घोड़े वो कैसे पालेगा आदमी, अपने कोई नहीं पाल पा रहा है। हाँ। उसने पाल लेते थे। तब यहाँ सबसे पहले 3 व्हीलर आए। 3 व्हीलर ने रफ्तार पकड़ी और तांगे पीछे हो गए। यही लक्ष्मी रोड पे तांगा स्टैंड था। हाँ। डालन वाला का। हाँ। और आगे तांगे थे और बहुत खूबसूरत समय था। उसकी जगह हमारे उससे सुविधा हुई ज़रूर 3 व्हीलर से। उसके बाद क्या हुआ कि विक्रम आ गए। उसके बाद तो क्या क्या नहीं आया। और देहरादून में जो परिवर्तन आया वो है जन दबाव का। आसपास के सारे लोग यहाँ पर आ गए। कुछ लोग राजधानी बनने के, अस्थायी राजधानी बनने के बाद भी आ गए। और फिर मैं कहता हूँ कि आश्चर्य की बात है कि 5 बजे के बाद हमें लोगों को इजाज़त नहीं थी कि हम लोग यमुना कॉलोनी तक जा पाए। देहरादून बंद हो जाता था क्योंकि खेत थे, पैदल चलने का रास्ता था, चाय बागान थे, यहाँ से वहाँ तक जा नहीं सकते थे आप। और अब तो आप विकासनगर तक जा सकते हैं रात को 1 बजे। हाँ, आप ऋषिकेश जा सकते हैं। बिल्कुल। अब तो मसूरी तक बस रहा है। तो ये परिवर्तन हुआ। परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी साथ में सोचना चाहिए कि परिवर्तन की दिशा क्या हो, कितनी मनोवैज्ञानिक हो या कितनी वैज्ञानिक हो। मुझे ऐसा लगता है ये भी साथ में होना चाहिए। जीने लायक ऑक्सीजन आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बिल्कुल। आप सड़क पार कर पा रहे हैं नहीं कि कर पा रहे हैं। तो इस जन दबाव से ये भी कुछ परिवर्तन हुआ है। और यहाँ के देहात जितने से वो धीरे धीरे उन सब में शहर घुस गया। तो उसकी जो एक संस्कृति थी, उसकी जो एक महक थी, जीने की ऊर्जा थी, वो कहीं ना कहीं छिन गई। लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत अच्छे काम भी यहाँ हुए। यहाँ पर बहुत ऐसे संस्थान आए जो कि देश में और विश्व में अपना नाम कर रहे हैं। और कई चीज़ें, देखो परिवर्तन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी भी आती हैं, नहीं भी आती हैं। लेकिन एक बच्ची ने एक कॉलेज में, मैं इस विषय में बता रहा था अपनी आत्मकथा के बारे में, तो उसने कहा कि ये इस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास ना करें और आप ये करें कि जो मैं बता रहा हूँ वैसा देहरादून फिर बताने की कोशिश करें जो नहीं हो सकता है, या जितना बचा हुआ है उसे बचाए रखें। हमारे पास ही जो एक जंगल है बहुत अच्छा, जिसकी जिक्र भी हो रहा था, बिल्कुल, वो बचा रहे। इस तरह की चीज़ें होती रहें तो अच्छा है। ये परिवर्तन हुए हैं। और जब शहर का स्वभाव बदलता है भाई साहब, तो व्यक्ति का भी स्वभाव बदल जाता है। मैं वही पूछने वाला था। तो वो उसमें बाजार भी बहुत आ जाता है।
बाजार हमारे घरों में घुस गया। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ हम बैठे हैं वो तो नदी थी, बिल्कुल रिस्पना थी है। हाँ। और इस तरह की चीज़ें परिवर्तन आया है। और वो लोगों को छत तो चाहिए। बिल्कुल, जहाँ आप बैठे हैं ये बारूद फैक्ट्री के पास के है। पास, और ये जगह नॉट नोटिफाइड थी रेजिडेंशियल के लिए। अभी कैसे आवासीय कॉलोनी में तब्दील हो गई और क्या हुआ, ये एक अलग बड़ा विषय है, अलग कथा है। ये तो अमरूद के बाग थे, हम तो आते थे यहाँ। बिल्कुल। तो फिर ये नगर निगम ने जब इसको एक्वायर किया तो ये रहने लायक स्थान हो गया। तो ये परिवर्तन भी स्वीकार्य करने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ जहाँ बचा है उसको बचाए रहने की तो कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये परिवर्तन हुआ। अच्छा, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अस्थाई राजधानी। तो उसी शब्द पे आता हूँ कि अस्थाई राजधानी देहरादून बनने के बाद देहरादून के स्वभाव में एक परिवर्तन आया, जबकि क्योंकि आप राज्य आंदोलन से बहुत नज़दीक जुड़े हैं और आपने जैसा भी जिक्र भी किया कि संपूर्ण उत्तराखंड देखा राज्य आंदोलन के दौरान। राज्य आंदोलनकारियों की सामूहिक स्वर गैरसैंण को ले गए थे। तो इस विषय में थोड़ा सा आप। इसमें तो आप शब्दों को बहुत अच्छी तरह पकड़ते हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझसे ज़्यादा अच्छा आपके पास है। हाँ। आपने उस लड़ाई को लड़ा है। हाँ, गैरसैंण की। बिल्कुल। तो गैरसैंण ही राजधानी इसलिए मानी गई क्योंकि पहले क्या था कि गोरखपुर दूर था, गोपेश्वर पास था। इसलिए हमें उत्तराखंड चाहिए कि वहाँ कौन इतनी दूर जाएगा, कौन हमारी बात सुनेगा, यहाँ सब अपने लोग होंगे। तो गैरसैंण की ये अवधारणा है लोगों की कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। ये एक अवधारणा बनी है और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इस बारे में आपने कभी कुछ 2-4 लाइनें लिखने का प्रयास नहीं किया स्थायी राजधानी को लेकर? नहीं, वो किया है मेरे ख्याल से। हम अगली बातचीत के लिए भी कुछ चीज़ छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा। क्योंकि आपका तो आपके सवाल तो ऐसे हैं कि आपने उकेर दिया हमें अंदर से। बहुत दिन बाद ऐसे सवाल आए हैं जिनसे मुझे लगा है कि एक प्रॉपर तरह की बातचीत हुई है हमारे आपके बीच में। उससे और भी बड़ी बात है कि ये लोगों तक जाएगी। और हम लोग सिर्फ मनोरंजन करने के लिए या पॉडकास्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप भी हम भी। और जो नौजवान हमें सुन रहे हैं इस समय, उनमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमारी आपकी बात में कोई बनावट नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, हमें कुछ इस तरह का नहीं चाहिए कि जो हमें जो अननेसेसरी हो। हाँ, जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ें आई हैं, कुछ अगली बातचीत के लिए भी रखा जा सकता है। अच्छा। और एक मैं अपनी तरफ से बात कहना चाहूँगा कि मेरी जो 40 किताबें आई 50 साल के अपने साहित्य साधना में, तो उसमें उपन्यास भी हैं जी। और समय समय पर जो घटनाएं हुई, ये एक बड़ा रोचक है जो कि आर्काइव्स बन सकता है। जो घटनाएं हुई उत्तराखंड में, जैसे बरेली नदी पे झील बन गई थी 69 में, 70s, उस समय मेरी एक कविता आती है, पहली कविता जी, पूर्णानंद की पेंडुली जी की जो अखबार निकलता था हिमानी, उसमें छपी पहली। उसके बाद उत्तरकाशी भूकंप हुआ 90-91 में, उसमें मेरा गीत आया, ऐसा तो देखा पहली बार। थोड़ा सा आपसे अगर कहना पड़े कि हाँ, मैं सुना रहा हूँ। सहमी सी गंगा की धार, कांपे हैं बदरी केदार, भैया बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे।
कहीं कहीं माँ जी के आंसू पोंछ रही है बहना, अपने दुख दर्दों को बाबा भूल गए हैं कहना। आप तो पत्रकार हैं, आपको इसमें रिपोर्टर दिखेगा जी। अपने दुख दर्दों को बाबा भूल गए हैं कहना, बच्चों के सर से परिवारों की छत टूट गई है, आंसू डूबी नावों में है अब बस्ती को रहना भैया, प्रश्नों की गहरी खाई उसमें है नींद समाई, ऐसा तो देखा पहली बार रे। सूने गांव मातम की चादर ओढ़े पड़े हुए हैं, गहरी खाई वाले बूढ़े सहमे खड़े हुए हैं, घायल सीढ़ीदार खेत है तन मन पड़ी दरारें, छड़ी पेड़ की छिन गई पर्वत औंधे गिरे पड़े हैं भैया, बाघिन सी सर्दी आई, बाघिन सी सर्दी आई, मृत्यु जल में है समाई, ऐसा तो देखा पहली बार रे। लंबा गीत है कि एक और सुना के ऐसा भी होता है, एक कंबल आटा पैसा आया आश्वासन भी आए, कंबल आटा पैसा आया आश्वासन भी आए, मन मकान के अंदर बर्फीले कोड़े बरसाए, कुछ हो आए दूर गांव तक कुछ ने नापी सड़कें, कुछ हो आए दूर गांव तक कुछ ने नापी सड़कें, आया क्या भूकंप यहाँ पर चले कैमरे तन के भैया, कंबल तो कंबटवाए, कंबल तो कंबटवाए, ज़्यादा फोटो खिंचवाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। बाजीगर की नज़र पड़ी है नए तमाशों पर, और राजनीति की रोटी सेकी कुछ ने लाशों पर, कुछ ने अपनी लाशें ढूंढी कुछ ने नोचे गहने, कुछ ने अपने वोट तलाशे बिखरी लाशों पर भैया, हमने पैकेट गिरवाए कोई पाए ना पाए, हमने पैकेट गिरवाए कोई पाए ना पाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। अच्छा, ये गीत तो आपका हर आपदा पर, हर प्राकृतिक आपदा पर जो है फिट बैठता है, सामयिक है, सामयिक है। 2013 का जो केदार आपदा ही, उसके लिए बिल्कुल ये लोगों ने अपनाया, गाया वहाँ जाके। और इसी तरह से मालपा त्रासदी हुई, उसमें हमारा रिपोर्ट आज की तरह गीत आया। अच्छा। अभी जो टनल में लोग फंस गए थे सिलक्यारा में, उसमें मेरा जो गीत आया उसमें, उसको तो भी भारत रंग महोत्सव जो हो रहा है देहरादून में, उसमें एक मिशन सिलक्यारा नाटक हो रहा है, उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है मेरी उनमें। और मंचों पे मतलब कविता जो है रंगमंच के माध्यम से भी जा सकती है। इस तरह के गीत लगातार उस गीत को भी आते रहे। इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है, इस तरह का वो गीत है। थोड़ा थक भी गया हूँ मैं। अच्छा, बस अब इसको हम जो है सफ़र को अंत की ओर ले जाते हैं। आप एक आंदोलनकारी के दृष्टिकोण से कहें, या जनकवि के दृष्टिकोण से कहें, या रंगकर्मी के दृष्टिकोण से कहें, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवाओं के लिए मैं कोई संदेश क्या दे सकता हूँ, क्योंकि युवा के पास इतना अनुभव का तकनीकी संसार है बड़ा। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मुझे वो सिखाएं, मुझे युवा पीढ़ी मुझे सिखाए, उस अपने पास जितनी भी उनकी काबिलियत है या उनके पास जितना बड़ा संसार है उसमें मुझे शामिल करें, मुझे दोस्त माने, और मेरे पास जो अनुभव है वो लें, और अपना जो अनुभव है, अपना संसार है, मुझे दें एक दोस्त की हैसियत से। यही कहना चाहूँगा। अगर जन समस्याओं को लेके कोई आंदोलन होता है तो आप उसमें भागीदारी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से किस हद तक अभी भी वर्तमान में तैयार हैं? मैं एक बिल्कुल आम आदमी हूँ भाई साहब।
जी। और एक आम आदमी के पास जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बोलता है, वरना वो सहता रहता है। तो मैं आम आदमी हूँ भाई, आप भी कहीं ना कहीं वही ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं भाई। बिल्कुल। तो जब गले गले आ जाती है तो क्या करेंगे? तो उसमें तो कुछ सवाल भी आपके पास ही जवाब है इसका। मेरे से ज़्यादा जवाब तो जो आपने पूछे हैं आपके पास थे पहले ही। नहीं, आपके सुर और हाँ, आपके अंदाज का वो तो जवाब, सारा क्योंकि आपके पास हर जवाब, हर सवाल के जवाब में एक कविता है। एक और समस्या है हमारे साथ बड़ी, जो वनों में आग लग रही है। बिल्कुल। उस पर सुनाता हूँ मैं। हाँ। वो भी समस्या है। पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर, पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर, चिड़िया और तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर, चिड़िया और तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर, और जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, और घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर। बादल प्रतीक है। घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर। ये दर्द है बिल्कुल, जिसको कहने की कोशिश करते हैं पूरे आत्मीयता और ईमानदारी के साथ। जितना आप मुझे जानते हैं वो तो यही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बस मैं आपसे ये इजाज़त चाहूँगा कि आपके जो अभी आपके शुरू में हमने गीत लिए हैं, हमारे कैमरा में हैं, इन्हें इस पॉडकास्ट के अलावा भी अगर हम कभी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे आपके इस सुर में, आपके स्वरों में, तो उसकी आप हमें इजाज़त। आप मुझे धन्यवाद। बता दीजिएगा कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, कई न्यूज़ में, टैगलाइन में कहाँ कर रहे हैं, वो बता देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी तो जनगीत हैं। बिल्कुल। हमारे से ज़्यादा आपने इनको जनगीत बनाया है। नहीं, बिल्कुल, कोई बात नहीं है। आप आए यहाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो लोगों तक जाएंगी, आमतौर पे जा नहीं रही हैं। हाँ। उस तरह से धन्यवाद। हाँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जो बहुत ज़्यादा विलुप्ति की कगार पर है, उसे जिंदा रखने का एक प्रयास हमारे द्वारा पहाड़नामा के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए किस हद तक कितना सफल हो। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है, और ये काम और तेज़ी से आप लोग करेंगे, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। और ये चीज़ जब तक नई पीढ़ी तक नहीं जाएगी, एक ऐसा संग्रहालय नहीं बनेगा, ऐसी इतिहास नहीं बनेगा, तो आने वाली पीढ़ी को इसका आभास भी नहीं होगा। इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। आपको साधुवाद आपके लिए। आपको बहुत आशीर्वाद भी है युवा पीढ़ी के लिए। बहुत बड़ा काम है ये। धन्यवाद।